हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो अभी आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि आश्रम में फ्लड आया है। इतना भयानक फ्लड आया हुआ है कि लार्ज स्केल में पीपल अफेक्ट हुए हैं। सिर्फ पीपल नहीं, फ्लोरा फौना दोनों अफेक्ट हुआ है। तो बात करेंगे कि आश्रम में फ्लड आने का क्या रीजन था, कौन कौन से फैक्टर इसमें रोल निभाते हैं और क्या प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, कैसे बच सकते हैं फ्लड से, अपने आप को कैसे एवोक्यूएट करवा सकते हैं। तो बात करेंगे एनआई की रिपोर्ट से। एनआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एनआई का स्टेटमेंट है ये। इन्होंने बताया कि आश्रम फ्लड्स ओवर 4.45 लाख पीपल अफेक्टेड अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट, धनसिरी रिवर फ्लोइंग एबव डेंजर लेवल। 28 जुलाई का इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। तो क्या है धनसिरी रिवर? आश्रम में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले धनसिरी रिवर है, जो आश्रम के जीव जंतु इन पर डिपेंडेंट हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए। धनसिरी रिवर ने इस बार भयानक रूप लिया जिससे ये फ्लड आया। तो बात करेंगे धनसिरी रिवर के बारे में। टोटल 4.45 लाख अफेक्ट हुए हैं। नॉट अ नॉर्मल नंबर। तो फ्रेश फ्लड वेव हिट्स गोलाघाट एज अ धनसिरी द्वाइंग रिवर ओवरफ्लो होने की वजह से, मतलब लेवल हाई होने की वजह से आश्रम डिस्ट्रिक्ट आसम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ASDMA क्या बताती है कि धनसिरी रिवर इज फ्लोइंग एवर द डेंजर मार्क, रेजिंग कंसर्न दैट द फ्लड सिचुएशन इन लोइंग लाइंग एरियाज ऑफ असम में वर्सन। मतलब कि धनसिरी रिवर का जो लेवल होता है ना, हर रिवर का एक लेवल होता है, एक लेवल मेजर किया जाता है कि ज्यादा इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, कितने तक फ्लो कर सकता है। तो गवर्नमेंट मेजर करती है, एजेंसियां। तो इस पर क्या हुआ कि लेवल से ये लेवल इतना है तो यहाँ तक फ्लो चल रही है, तो मतलब डेंजर मार्क इतना इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब एक डेंजर लेवल पर ये फ्लो कर रही है धनसिरी रिवर। मतलब कि लेवल बढ़ा मतलब कैपेसिटी बढ़ गई उसकी, मतलब कि कैपेसिटी बढ़ रही, कैपेसिटी नहीं कह सकते, कैपेसिटी तो एक लिमिटेड होती है कि उतनी कैपेसिटी, लेकिन आउट ऑफ कैपेसिटी के कारण ही तो फ्लड आता है। फ्लड ज्यादा, पानी ज्यादा है, पानी की लेवल ज्यादा है, इसलिए फ्लड आ गया। कैपेसिटी इतनी थी लेकिन आ गया इतना। तो फ्लड होता ना कि हमारी कैपेसिटी यहाँ तक खाने की, लेकिन खा लूंगा यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, वोमिटिंग। वही फैक्टर यहाँ रोल निभा रही है। धनसिरी रिवर के बारे में बात करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है लीसियांग पीक इन नागालैंड। यहाँ देखिए ये नागालैंड का एरिया है, ये नागालैंड एरिया है। तो यहीं से पीक से ओरिजिन होता है धनसिरी, और धनसिरी ये असम एरिया है। तो धनसिरी यहाँ से ओरिजिन होते होते यहाँ असम के ओरिजिन पॉइंट पर आती है। ठीक है, इसको कहते हैं पासिंग थ्रू दीमापुर to नागालैंड। तो बात करते हैं, इट इज ट्रांसबाउंडरी रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्लोइंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड असम। तो नागालैंड पर नागालैंड में जाएगा, फिर असम में, नागालैंड और असम से होते होते यह असम के एक मेन इलाका में एंटर करता है, और ये है धीमापुर। ठीक है, तो 352 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं, पासिंग थ्रू द धीमापुर, चुमुकदीमा एंड गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये 3 एरिया से होते हुए आते हैं। कॉन्फ्लुएंस की बात करें तो फिर ये लास्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो साउथ बैंक में है, इनकी जो कैचमेंट एरिया होती है, कैपेसिटी जो एरिया होती है कि कितना कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी एरिया है इनको 1220 स्क्वायर किलोमीटर तक कैपेसिटी, हम इतना पानी स्टोर कर सकते हैं ये रिवर। लेकिन इस वक्त ज्यादा हो गया, बताया जा रहा है कि मानसून ही ऐसा था कि पानी बहुत ज्यादा हुआ, रेनफॉल इतना हुआ कि इनकी लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये जो नॉर्मल में बात करूं तो जो धनसिरी रिवर का इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम और ह्यूमन सेटलमेंट सिस्टम इसी पर बेस्ड है, इनसे ही चलता था नॉर्मल, लेकिन अभी ओवर फ्लडेड आ चुके हैं। धनसिरी रिवर का अभी जो
राइजिंग लेवल हुआ है वो रेनफीड रिवर के कारण हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून सीजन द वाटर लेवल राइज रैपिडली। हाई डिस्चार्ज होने की वजह से गोलाघाट में फ्लडिंग आया है और नियर बाई एरिया ऑफ आश्रम में फ्लडिंग आया है। ये तो धनसिरी रिवर के बारे में पता कर लिया, ठीक है, इसकी वजह से आया है। अब फ्लड आ गया, ये डीएम साहब हमारे, तो अगर फ्लड आ गया तो बचें कैसे? फ्लड फ्लड प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं, मेथड होते हैं कि कैसे बचा जाए, तो बात करते हैं इस पर। पहला स्ट्रक्चरल मेजर्स अप्लाई होता है, मतलब कि एम्बैंकमेंट एरिया में, एम्बैंकमेंट जो एरिया होता है, मान ले कि ये नदी है, ये नदी होती है, तो इसके पीछे बैंक होते हैं, ठीक है। इस बैंक के पास एक कंस्ट्रक्टेड बैरियर को डेवलप किया जाता है, कंस्ट्रक्टेड बैरियर, ताकि पानी लो लाइंग एरिया में इंटर ना कर सके, ठीक है। एम्बैंकमेंट होते हैं, चाहे वो ट्राइपोड होते हैं या कुछ और हो सकते हैं, मतलब कुछ रुकावटें रहती है जिससे पानी इजी वे में लो लाइंग एरिया में ना आ सके, ठीक है। फिर क्या बनाया जाता है? फिर डैम ऐसे रिजर्वायर्स को क्रिएट किया जाता है, बनाए जाते हैं, ताकि एक्सेस वाटर को स्टोर कर सके और रिवर को रेगुलेट कर सके हेवी रेनफॉल का टाइम। डैम बहुत हेल्पफुल होते हैं। ज्यादा रेनफॉल हो गया तो चलो डैम से पानी को रोक देंगे, जितना चाहेंगे उतना पानी छोड़ेंगे, ताकि हमारे जो सेटलमेंट एरिया है, इनहेबिटेंट्स जोन एरिया है, उनमें पानी ना जाए और उनको इम्पैक्ट ना करे। इस पता ना, शायद हमको नहीं लगता कि धनसिरी रिवर के पास कोई डैम था। उस रिवर के पास अचानक उस रिवर में बारिश आ गई और वही खुद रेगुलेट करने लगा अपने आप को, जिधर मन चाहा उधर ही चला गया वो। तो रिवर डिपनिंग एंड डिसिल्टिंग, और जो फोर्थ पॉइंट आता है रिवर डिपनिंग एंड डिसिल्टिंग, मतलब जो रिवर्स हैं, जो पुराने रिवर्स जिनमें सिल्ट को हटाया नहीं गया, जिसकी कैपेसिटी ऑलरेडी भर चुकी है, तो उसको रिमूव करने की जरूरत है। सिल्ट मलबा उलबा को हटाइए सिल्ट को, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ सके, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एरिया। फ्लड डाइवर्जन चैनल होनी चाहिए, अगर फ्लड आ रहा है तो उसको डाइवर्ट करिए, अल्टरनेटिव चैनल्स होनी चाहिए हमारे पास। ये नहीं कि फ्लड आ रहा है देख रहे सिर्फ, फ्लड को डाइवर्ट करने के लिए चैनल्स होनी चाहिए। ये सब बनता है फ्लड से पहले। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करें तो क्या है? फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब फ्लड आने से पहले वार्निंग दिया जाता है व्हाट्सएप पर, मैसेज पर, ये सब प्रोवाइड किया जाता है वार्निंग सिस्टम कि फ्लड आने वाला, मौसम खराब होने वाला है, तो पब्लिक ऑथोरिटी जो अवेयर हो जाती है। फ्लड प्लेन ज्वाइनिंग एरिया, मतलब रिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन एरिया का मतलब ये है कि जो फ्लड प्रोन एरिया, मतलब कि ज्यादा चांसेस है कि इस एरिया में फ्लड आ जाते हैं, तो वहां की कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। रोकी कंस्ट्रक्शन को, क्यों जरूरत है? इसीलिए मैंने बताता हूँ कि हिमालय रीजन में ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मत करवाइए। ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने की वजह से ही लैंडस्लाइड आते हैं, कि वो सेंसिटिव एरिया है, उसकी मिट्टी उतना सह नहीं सकती है, लेकिन पैसे के लालच में करवा देती है गवर्नमेंट। एफोरेस्टेशन, तो ज्यादा पेड़ अगर लगाएंगे तो रूट है ना, पानी को स्टोर करती है, उसकी वजह से फ्लड रिड्यूस होता है, तो एफोरेस्टेशन जरूरी है। वेटलैंड को कंजर्व करिए, वेटलैंड क्रिएट किया जाता है, पॉन्ड्स, लेक, ऐसे वेटलैंड बनाए जाते हैं। वेटलैंड पॉन्ड्स हो गए, लेक होते हैं, ताकि वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। पब्लिक अवेयरनेस करवाएं, एवैक्यूएशन प्लानिंग क्रिएट करवाएं, पीपल को एजुकेट करवाएं और शेल्टर प्लान को तैयारी करवाएं कि हाँ सब फ्लड आए तो कभी भी निकल सके। इमीडिएट मेजर्स ड्यूरिंग मानसून, मानसून के टाइम में इमीडिएट मेजर्स क्या उठा सकते हैं? कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ रिवर वाटर लेवल, सरकार को चाहिए कि रिवर वाटर लेवल को कंटिन्यू मेजर करते रहें, बताते रहें कि इतना चांसेस है, इतना चांसेस है। अगर ज्यादा रिस्क लग रहा है तो लो लाइंग एरिया में से पीपल को वहां से रिमूव करवाइए, उनको रिहेबिलिटेट करवाइए, ताकि जान माल को खतरा ना हो। पिछले बार देखे थे कि पंजाब में फ्लड आ गया, तो मतलब क्या हो रहा है भारत के पर्यावरण के साथ? कभी पंजाब में फ्लड आ गया, हजारों भैंस तबाह हो गए उसमें,
अब देखो असम में फ्लड आ गया, चल रहा है क्या? ये क्लाइमेट चेंज गुरु। क्लाइमेट के साथ तुम खेलोगे तो क्लाइमेट तुम्हारे साथ खेलेगी। तुम क्या सोचे हो? एक्शन का रिएक्शन है, सिंपल। थर्ड लॉ को, जैसा कर्मा वैसा फल। जल्द से जल्द रिलीफ कैंप प्रोवाइड किया जाए, फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए इनको रिहेबिलिट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। अगर पीडीएफ चाहिए आप पढ़ सकते हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मैसेज करिए ताकि हम टेलीग्राम लिंक पर आपको शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं।